नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। दोस्तों, आरएस की तैयारी के दौरान एक सबसे ज़्यादा जो दुविधापूर्ण प्रश्न होता है वो ये होता है कि हम करंट अफेयर को कैसे तैयार करें। करंट अफेयर की जो मार्केट में सोर्सेज होते हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। कोई कहता है ये वाली मैगजीन पढ़ो, कोई कहता है ये वाला अखबार पढ़ो, कोई कहता है वो अखबार पढ़ो, वो वीडियो देखो, वो चैनल देखो। उसमें एक आम अभ्यर्थी अक्सर दुविधा में रहता है और अपनी स्टडी का जो महत्वपूर्ण समय होता है वो करंट अफेयर पढ़ने में ही व्यतीत कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो 5-5, 6-6 घंटे केवल करंट अफेयर को ही तैयार करते हैं और स्टैटिक पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। इसके अलावा करंट अफेयर भी इस तरह से तैयार करते हैं जैसे केवल जो है फैक्चुअल बेस पे तैयार कर लिया। फैक्चुअल बेस का करंट अफेयर केवल आपको प्री में जीत दिला सकता है, लेकिन अगर करंट अफेयर पढ़ने की आपकी जो एक गहरी अप्रोच होगी तो ये आपके मेंस एग्जाम में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। करंट अफेयर की दुविधा का हल निकालने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बी सिविल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस मैगजीन में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है, इसके अलावा जो अच्छे एडिटोरियल आते हैं जिनके कुछ डाटा, लाइनों आदि का उपयोग आप अपने उत्तरों में कर सकते हो, वो इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा। और इस डेली पीडीएफ के साथ साथ जब महीना कंप्लीट होगा तो एक मंथली पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस करंट अफेयर का आपको कैसे उपयोग करना है। न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी आपका इसका अच्छा उपयोग कर सकते हो और मेंस में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, हमारी पहली खबर है, पहली बार महिलाओं को मिलेगा मार्कोस कमांडो बनने का मौका। ये नौसेना की खबर थी। अब प्री के लिए तो जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है नहीं, ठीक है, और पूछ भी लिया जाए तो इतना सरल सा ही है कि नौसेना में जो है वो महिलाओं को मार्कोस कमांडो बनने का मौका मिला है। लेकिन ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। मेंस के अंदर जैसे आपको निबंध पूछ लिया जाए महिला सशक्तिकरण पे इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के अंदर जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं या कहीं पे भी जो है ऐसा कोई सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दा हो गया, पॉलिटी के अंदर जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में महिलाओं से संबंधित मुद्दा हो गया, तो वहाँ पे आप जो है इसको डाल सकते हो और कह सकते हो कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अब तो हमारी सेनाओं की जो है महत्वपूर्ण पदों पे भी जो है महिलाओं की नियुक्ति की जाने लगी है। जैसे हाल ही में नौसेना द्वारा जो है मार्कोस कमांडो बनने का मौका भी जो है इनको दिया गया है। तो ऐसे करके आप एक लाइन लिखी तो आपका उत्तर का वेटेज बढ़ गया, आपके फैक्ट एक्स्ट्रा हो गए और आपके नंबर लेने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब जो अगली खबर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है नेट एनर्जी गेन में कामयाबी मिली। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो अपने साइंस के अंदर एक टॉपिक है नाभिकीय जो रेडियो एक्टिव का टॉपिक है, और हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्स है। तो जहाँ पे भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रश्न पूछा जाए, जैसे हमारे 2021 में भूगोल में प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा में तीव्र वृद्धि हुई, इसके बारे में बताइए। ऐसा ही भारत के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हो, जो डाटा है वो तो लिख सकते हो। इसके अलावा कि अभी हाल ही में जो अमेरिका की जो ये लॉरेंस लिमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने जो फ्यूजन से जो ऊर्जा बनाने में सफलता अर्जित की है, भारत भी इस तरह की तकनीक में अगर सहयोग देता है तो भारत में भी जो आने वाले समय में जो हमने 500 गीगावाट का जो टारगेट ले रखा है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइन आप डालते हो तो आपके उत्तर में एक वजन डलता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो इसका देखो, पहले तो आपने करंट अफेयर के रूप में उपयोग कर लिया। दूसरा आपने जो रेडियो एक्टिविटी में टॉपिक है नाभिकीय विकिरण और नाभिकीय संलयन, ठीक है, तो वहाँ पे उनमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये भी इसमें दे रखा है कि नाभिकीय संलयन द्वारा जो है वो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य के अंदर जो इतनी ज़्यादा ऊर्जा का सोर्स है, तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। और नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक मिशन भी चल रहा है, इसमें टोकामेक मशीन नाम आपने सुना होगा, जो आपके साइंस में जो है इसमें बताया जाएगा। टोकामेक जो प्रयोग है उसके द्वारा भी जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो एक मिशन चल रहा है वो भारत, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, इन सब के सहयोग से चल रहा है, ठीक है। और उसमें अगर सफलता मिल जाती है तो मतलब एक काफ़ी एक अच्छा एक पहल होगी जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से डाटा मिल जाता है। अब अगला जैसे देखें तो सैनिटरी पैड से कैंसर, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हो आप, तो
महिलाओं की जो मासिक स्वच्छता है उसके लिए सरकार ने जैसे उड़ान योजना अपने राजस्थान सरकार ने चला रखी है, जिसमें उनको जो है वो सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, तो उस योजना के बारे में तो आपने लिख दिया कि ये जो है वो 19 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। इसमें जो है वो 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, वो तो सारा लिख दिया। तो उसमें आप नीचे एक लाइन में ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हाल ही में एनजीओ टॉक्सिक लीग ने बताया है कि सैनिटरी नैपकिन में जो प्रयोग होने वाली सामग्री है वो कार्सिनोजेनिक होती है। उनके अंदर थैलेट्स, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि होते हैं जो न केवल महिलाओं में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, इसके अलावा जो उनको मेनोपॉज वगैरह भी जल्दी ला सकते हैं। इसलिए इसके अंदर जो उपयोग होने वाला जो सामग्री है वो उच्च गुणवत्ता की रखनी होगी। ठीक है, तो इससे एक आपके उत्तर में आप मतलब एक एडवांस लेवल का आपका उत्तर हो जाता है। जो योजना के बारे में तो सब लिखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये वाला लिखोगे ना तो आपका एक अच्छा जो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब खबर का आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। अब ऐसे ही अपन आगे चले तो राजस्थान जो है सौर ऊर्जा में प्रथम, ये तो वैसे काफ़ी टाइम से खबर चल रही है। पहले 10,000 से ऊपर गए थे, अब हम 16,060 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हमने प्राप्त कर ली है। तो 2021 में हमने नवीकरणीय ऊर्जा का सवाल पूछा था राजस्थान में, तो इस लाइन से आप जो है इंट्रो की शुरुआत कर सकते हो कि राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा में देश में सिरमौर बना हुआ है और मॉडल स्टेट ग्रुप में उभरा है। हमारी वर्तमान जो ये सौर ऊर्जा क्षमता है वो 16,060 मेगावाट हो गई है और हम देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद मेन कंटेंट में लिखोगे कि भाई हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उचित है, और इसके अलावा हमने विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है, बड़ला सोलर पार्क है, वो हमारे यहाँ बनाया गया है। इसके अलावा नोक के अंदर और इसके अलावा जो है आपके पोखरण के अंदर वहाँ पे भी बनाए गए हैं। ठीक है, और इससे हमने जो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो ये प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना के अंतर्गत ये भी लगाया गया है। बालोजी के अंदर जो है ये सौर ऊर्जा जो ये कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत लगाया गया है। तो ये सवाल अपने प्री में भी पूछा था, तो यहाँ से इस डाटा को ले सकते हो। ठीक है, और अब तक जो है जो कुसुम योजना कंपोनेंट बी है उसके तहत 45 प्लांट स्थापित किए थे। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कितने प्लांट स्थापित किए, पूछ लिया जाए तो 45 प्लांट स्थापित किए गए हैं और 60.5 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो 4,576 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित हो रही है। 125 जो है वो मेगावाट बायोमास ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 24 मेगावाट लघु हाइड्रो प्लांट का जो ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं आपके मेंस में। जब आप इंट्रो लिखते हो या कंक्लूजन देते हो या फिर मेन कंटेंट में भी आप लिखते हो ना, तो इन डाटा का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये डाटा सूजस मैगजीन से लिए गए हैं, तो ये डाटा वैसे भी ऑथेंटिक है, तो आप आराम से इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे चले तो सरकार ने अभी राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलाई है। इसको अभी फ्लैगशिप योजना का दर्जा भी दिया गया है और ये उच्च शिक्षा के अंदर चलाई जा रही है। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट है वो अगर विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है, तो उनकी ट्यूशन फीस वगैरह का 100% जो भुगतान सरकार करती है। 8 लाख से 25 लाख है तो 50% करती है। 25 लाख से भी ऊपर है तो केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करती है। तो यहाँ से जो है डाटा तो नॉर्मली ये आपके प्री में पूछ लिया भाई ये स्कीम क्या है, या फ्लैगशिप में इनमें से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो योजना सम्मिलित है वहाँ पे आपने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर जैसे शिक्षा के संबंध में राजस्थान सरकार की योजनाएं बताइए या शिक्षा के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो विदेश में पढ़ने से जो है एक जो सपनों को नई उड़ान मिल सकती है हमको। ठीक है, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपन आगे चले तो सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन निकाल के 5 और योजनाएं जो है फ्लैगशिप योजना में शामिल कर ली है। फ्लैगशिप योजना मतलब जो आम जनता को प्रभावित करती है, जैसे शिक्षा की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, जो आम जनता के से जुड़ी होती है और सरकार उन पर विशेष ध्यान देती है। तो सरकार ने पहले 28 योजनाएं चला रखी थी, 5 योजनाएं और इसमें इंक्लूड कर ली, तो टोटल 33 योजनाएं जो इसके अंदर सम्मिलित हो गई है। और प्री में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप योजना के अंदर सम्मिलित है या कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। तो आप जो है जो भी पूरी 33 की लिस्ट याद कर सकते हो। इसकी मैंने PDF जो है कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। 33 की 33 योजनाओं का नाम लिखा हुआ है और ये 5 योजना जो नई ये ऐड हुई है, तो ये भी पूछा कि निम्न में से कौन सी नई योजना है जो इसमें ऐड हुई है। तो एक तो पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है, ये इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है उसकी जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें वो शामिल की गई है। उच्च शिक्षा की जो राजीव गांधी
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो अभी अपने पढ़ी वो वाली योजना है। स्कूली शिक्षा की जो ये आपके मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसमें दूध अवेलेबल कराया जाता है, वो वाली योजना हो गई। और इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, यूनिफॉर्म वितरण योजना है, वो शामिल की गई है। तो ये नई स्टेट फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल हो गई है। और कुल जो फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। तो यहाँ से इस डाटा का उपयोग कर सकते हो। मेंस में आपको ये पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 5 या 10, जो भी बड़ा सवाल आ गया, 10 योजना पूछ सकते हैं कि 10 फ्लैगशिप योजना के बारे में बताइए। ठीक है, तो वहाँ से आप पूरी एक एक योजना के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्री का और फैक्ट है कि फोर्ब्स की जो है, जो विश्व की टॉप जो शक्तिशाली महिला है, उनकी जो लिस्ट जारी हो गई है। तो ये तो वैसे प्री में काम का है कि इसमें जो है वो धन, मीडिया प्रभाव, संचार क्षेत्र आदि जो मानकों पे इसमें लिया जाता है। टॉप में इसमें जो उर्सुला वॉन डेर लेन जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, उसको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 100वें स्थान पर जो है महसा अमीनी है, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भाई महसा अमीनी का नाम डाला जा सकता है। महसा अमीनी अभी जो ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन चले हैं, उसकी जो मेन इनकी वजह से ही हुआ, मतलब इनको जो ये हिरासत में ये मर गई थी। ठीक है, इनको बुर्का पहनने से जो है मतलब वो वहाँ की मोरल पुलिसिंग ने इनको मतलब प्रताड़ित किया था, तो फिर जेल में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद हिजाब विरोधी आंदोलन चले, तो पहली बार जो है मरणोपरांत किसी महिला को जो है वो ये फोर्ब्स में टॉप जो ये शक्तिशाली महिला में शामिल किया गया। तो ये सवाल प्री में आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। भारतीय महिलाएं कौन सी है जिसको इसके अंदर शामिल किया गया है? तो भारतीय महिलाएं जो है एक तो अपनी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उनको किया गया है। बायोकॉन की जो कार्यकारी अध्यक्ष है किरण मजूमदार शॉ है। नायका की जो फाल्गुनी नायर है, उनको किया गया है। SCL की जो है रोशनी नाडर मल्होत्रा, उनको किया गया है। सेबी की जो ये माधवी पूरी बूच है। इसके अलावा जो इस्पात अधिकरण की सोमा मंडल है, उनको जो किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न प्री में पूछा जा सकता है, आराम से वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम रोजाना डालते हैं, एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल का कैसे उपयोग करना है यही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि एडिटोरियल कैसे आप उपयोग कर सकते हो। अब वैसे जो बिल्कुल शॉर्ट इसको मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट तो एक्चुअली क्या है कि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके डालता हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें से जो भी डाटा काम के होते हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे बेरोजगारी पे आपको प्रश्न पूछा जाए कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए, ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो है कौशल विकास, यानी कि हर हाथ को आपको काम देना है, तो उनको काम करने का हुनर भी उनके अंदर आना चाहिए। किसी के भी हाथ में अगर हुनर होगा ना, जैसे किसी को मोबाइल ठीक करना आता है तो मोबाइल ठीक करने की दुकान खोल के बैठ जाएगा। किसी को जो है वो पंखे ठीक करने आते हैं तो पंखे ठीक करने की दुकान खोल के बैठ जाएगा। किसी को लाइट ठीक करनी आती है, किसी को बाल काटने आते हैं, किसी को जो है वो इस तरह के जो इस तरह के काम होते हैं तो ये करने आते हैं, तो वो आराम से जो है ये दुकान खोल के बैठेगा और वो अपनी बेरोजगारी दूर कर लेगा। ठीक है, तो बेरोजगारी दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जैसे साउथ कोरिया के अंदर, वियतनाम के अंदर, जापान के अंदर आज वहाँ पे जो इतनी तरक्की करने का एक ही जो रीज़न है कि वहाँ पे जो है ना स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही जो है उनको ये टास्क दिए जाते हैं कि आप मतलब आपको ये कोर्स जैसे ब्यूटिशियन का हो गया, फिटर का, बहुत सारे टास्क होते हैं, 100 500 टास्क होते हैं। वो आपको पूरे उसमें से जैसे मिनिमम इनको बोल दिया कि आपको 4-5 टास्क तो करने अनिवार्य ही है। ठीक है, तो 12th के साथ ही एक लड़का जो है ये सीख लेता है लाइट कैसे ठीक की जाती है, या फिर जो है वो मोबाइल कैसे ठीक किया जाता है। ये सब चीज़ें पहले से ही वो 12th में सीख लेता है। उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार वो जो सब्जेक्ट लेना चाहे ले सकता है। तो बेसिक उसके अंदर जो ये चीज़ें आ जाती है, तो उसमें कौशल हो जाती है। फिर वो भूखे नहीं मरेगा, कहीं पे भी जाके अपना धंधा खोल के बैठ जाएगा और कमा लेगा। इंडस्ट्री के लिए भी जो है कौशल वाले लोग जो है वो ज़्यादा जरूरी होते हैं। कौशल युक्त जो मानव संसाधन होता है उसको कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा लेना पसंद करती है, तो कौशल विकास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये लाइन तो आप डाल सकते हो, कौशल विकास के द्वारा हम जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया इनसे सीख ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे डाटा वहाँ पे डालने हो तो जैसे बेरोजगारी दूर करने में कौशल विकास की भूमिका बताइए, या फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए, तो आप लिख सकते हो कि जो भारत में जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अभी रिसोर्स की अवस्था में, यानी कि संसाधन है, क्योंकि यहाँ की जो 64% आबादी है ना वो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। यानी हम जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवस्था में है, यानी कि हम जो है जनसंख्या की लाभांश की स्थिति में, अगर इस जनसंख्या का हम अच्छे से उपयोग करते हैं तो हम जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
ग्रोथ कर सकते हैं, चाइना से भी आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 64%, तो ये डाटा आपके काम आ गया। 64% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम जो आयु वर्ग की है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड में जो 90% जो रोज नौकरियां होती है वो कुशलता पे आधारित होती है, ठीक है। यानी कि जो कौशल होगा वही कमा के खाता है वहाँ पे, ठीक है। और नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है, तो ये डाटा आप आराम से यूज़ कर सकते हो कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मात्र 4.7% कामगार ही जो है वो औपचारिक रूप से कुशल है। यानी कि इतना बड़ा जो हमारा 64% जो हमारी आबादी है उसमें जो कामगार जो व्यक्ति है उसमें केवल 4% लोग ही कौशल जो कुशल है, मतलब जिनको काम अच्छे से करना आता है, ठीक है। बाकी तो जैसे केवल जनसंख्या, मतलब वो एक भीड़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक चिंताजनक स्थिति है। तो आप लिख सकते हो कि बेरोजगारी जैसे आए तो इंट्रो में आप दे सकते हो कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो कामगार आबादी है उसमें से 4.7% ही जो है वो कुशल है, ठीक है। वही जो है चीन में 24% है, यूएसए के अंदर जो है 52% है, इंग्लैंड में 68% है, जापान में 80% है और साउथ कोरिया में 96% है। मतलब हमसे कितने आगे, हम केवल 4% भी है। तो हमको जो है बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको जो है वो उनको कौशल का विकास करना होगा, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ स्कीम, इसमें से कोई भी एक डाटा आप जैसे जो भी जितने डाटा याद रख सको वो आपके काम के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डाटा आराम से कॉपी में लिख सकते हो, यार आप एग्जाम में भी आप याद करके लिख सकते हो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के मुताबिक 2022 के अंत तक हमने 40 करोड़ लोगों को जो हमने कुशल बनाने का टारगेट लिया था पर अभी तक केवल 4 करोड़ लोग ही कर पाए हैं, मतलब 10% ही हम कर पाए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी कमी है। तो कौशल विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा, तो वही जो है मतलब इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने जो भी डाटा अभी डाला है एक प्रावधान, तो उसके तहत जो है वो 11-12 के अंदर ही जो है ऐसे टास्क दिए जाए जिससे जो है वो बेसिक हुनर तो उनके अंदर वैसे ही आ जाए। इसके अलावा हर राज्य में एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाए, जैसे राजस्थान में स्किल यूनिवर्सिटी खोली हुई है कौशल विकास जो आईएमडी हमारा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस तरह से जो है हर राज्य में भी खोला जाना चाहिए और कौशल आधारित शिक्षा को जो बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा आपने मेन यहाँ से काम लिए कि भाई भारत में जैसे एक तो 64% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु, तो हम अभी जनसंख्या की लाभांश की स्थिति में है। इसके अलावा जो है हमारी जो कामगार आबादी का केवल 4% ही कुशल है, जबकि वही कोरिया के अंदर 96% है, ठीक है। जापान के अंदर 80% है। तो हमको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने जो टारगेट लिया था कि हम 40 करोड़ लोगों को कुशल बनाएंगे, लेकिन 2015 में 2022 तक लिया था, लेकिन अभी तक केवल 4 करोड़ लोगों को ही बना पाए हैं। तो इसमें सुधारने की ज़रूरत है। तो ये डाटा आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जो है वो बहुत सारे टास्क जो है इसमें ऐड करके कुशल बना सकते हो। तो ये डाटा आप अपने उत्तरों में डालते हो तो काफ़ी अच्छा एक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यही पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। इसलिए लास्ट में आप जो कंक्लूजन दे सकते हो कि अगर आपको हर हाथ के काम देना है तो उन्हें सही कुशल प्रदान करना जरूरी होता है। तो ये डाटा आपको जो लाइनें हैं डाटा है ये सब एडिटोरियल से मिलती है और ये काफ़ी अच्छी जो लाइनें होती है वो आपके उत्तर को काफ़ी अच्छा बना देती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे देखें हम तो कोविड-19 से हमें सबक लेना है कि कोविड-19 आया तो हमने टीकाकरण किया और काफ़ी मात्रा में उसको जो कंट्रोल किया, ट्रेस भी किया, ट्रैक भी किया, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी किया। तो यही जो है पॉलिसी है हमको, क्योंकि अभी जैसे मुंबई में, गुजरात में और झारखंड में, बिहार में खसरा और रुबेला का असर देखा जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो है वो वापस से इस तरह से रणनीति बनानी पड़ेगी, टीकाकरण करना पड़ेगा। तो झारखंड, गुजरात, केरल में ये खसरे की बीमारी हो रही है। इसकी वजह से जो है वो बहुत, हालांकि ये करंट अफेयर के रूप में इसको याद नहीं करना, ये आपके मेंस के रूप में काम आ सकता है कि जैसे 1798 में हमने चेचक का टीका बनाया था वर्ल्ड में, ठीक है। 1980 में जो है चेचक का दुनिया से उन्मूलन हो गया। ऐसे ही जो है वो खसरे का टीका 1963 में बना और भारत में 1985 में इसको यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया। तो खसरे पर काफ़ी कंट्रोल लग गया था, लेकिन वर्तमान में वापस खसरा आ रहा है क्योंकि लोग, एक तो जो है वैक्सीन एजिटेशन होता है, दूसरा जो है टीकाकरण पे भी हम पूरी तरह से जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको यही है कि वो ट्रैक, ट्रेस और ये वाली जो है वो सर्विलांस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो पता लगाना, सर्विलांस, डाटा जो नियमित रूप से आकलन करना, तो ये 3 चरण जो है इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इनका हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो हमने कोविड-19 में की थी। इसके अलावा हम जो है टीकाकरण के लिए हमारी आशा कार्यकर्ता है और
जो भी जो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनका उपयोग ले सकते हैं, ठीक है, ये काम ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हमको टीकाकरण करना है, तो ये जितने भी निम्न आय वर्ग के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी पिछड़े लोग हैं, इन तक हमारी पहुंच बनानी जरूरी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है जब तक नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये डाटा आप यहाँ से आराम से उपयोग कर सकते हो। उसके बाद अपन आगे देखें अगर, तो अभी राजस्थान में जो है एक नया जो नशे का कारोबार चल रहा है, यानी कि नशा जो है वो काफ़ी बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती है वो आज के इस आर्टिकल में बताया गया है, और काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि 1983 के अंदर जो है वो मतलब एक कोई पेंटिंग बनी थी डेजर्ट स्टॉर्म की, ठीक है, जो मैक गैगरी ने बनाई थी। उसमें वो 4 महिलाएं खड़ी होती है और उधर से स्टॉर्म आता है तो महिला उसको रोक के रखती है, ठीक है। तो उसी दौरान जो है अमेरिका में कई लोग हेरोइन का नशा करते थे, ठीक है, जो मैक्सिको बॉर्डर से आता था, ठीक है। और बाद में वहाँ की जो सत्ता आई तो उन्होंने नशे पे काफ़ी कंट्रोल किया, तो नशे का ये कारोबार जो है वहाँ से चल के किस तरफ आ गया, ये अफगानिस्तान, हेलमंड वगैरह यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हेरोइन बनी शुरू हुई। फिर वहाँ से पाकिस्तान में फैला, पाकिस्तान से फिर वहाँ से रास्ते होते हुए पंजाब में आया, और पंजाब में आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, तब वहाँ पे वो चिट्टा नाम से बहुत ज़्यादा वो नशा चला। अब वहाँ की सरकारों ने इसको कंट्रोल किया, चिट्टे पे जो कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अभियान भी चलाए हैं, लेकिन अब वो कारोबार जो है राजस्थान की तरफ मुड़ रहा है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में पुलिस को कई सारे जो है केसेस मिले हैं जिसमें जो है वो नशे का कारोबार हो रहा है। तो अभी जो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आ रही है, तो हमको सावधान होना पड़ेगा। तो ये नशे के बारे में जैसे सोशियोलॉजी के अंदर हमारा टॉपिक है मद्यपान और नशा, तो वहाँ पे इस डाटा का आप आराम से उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे में आया तो ऐसे में तो डाल ही सकते हो। इसके अलावा भी और कोई समस्या के बारे में पूछा जाए तो नशे का भी एक समस्या होती है, तो वो आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। हमने जो है 1985 में जो है वो NDPS एक्ट भी पारित किया था, तो ये सोशियोलॉजी का आर्टिकल हो गया, वो आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है आर्टिकल्स का उपयोग लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो अगला है खेजड़ली में, जैसे खेजड़ी के पेड़ों का अस्तित्व का संघर्ष, यानी कि खेजड़ली खेजड़ी के पेड़ों को जो बचाने के लिए ही वहाँ पे जो 363 लोगों ने कुर्बानी दी थी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, लेकिन अब वहाँ पे ही जो है वो खेजड़ियाँ और जो पौधे हैं वो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, तो वो इसमें था। मैंने तो ये घटना जो इम्पोर्टेंट थी इसलिए घटना के बारे में बता दिया कि वहाँ पे 363 लोग शहीद हुए थे। 292 साल पहले की जो 1730 ईस्वी की का ये जो है वो, इसमें अमृता देवी अपनी पत्नी अपनी जो ये पुत्रियाँ है आंसू रत्नी और भागूबाई के साथ वहाँ पे जो है उन पेड़ों को उन्होंने रक्षा की थी, और जो रियासत के द्वारा उनके हाथ काट लिए थे पेड़ के साथ, पेड़ भी काट लिए थे, ठीक है। तो ये जो इतने लोग शहीद हुए थे, तो वृक्षारोपण का बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण का अगर निबंध आ जाए तो आप ये वाला जो है वो जाम्बो जी के द्वारा कहा हुआ जो ये स्टेटमेंट है इसका उपयोग कर सकते हो कि सिर साढ़े रुक रहे तो भी सस्ता जान, ठीक है। तो इसका उपयोग आप इंट्रो के अंदर कर सकते हो। इस प्रकार से आप जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर कोई बात आती है तो विश्नोई जो समुदाय का जो योगदान है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये डाटा आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है एक ग्रीन वॉशिंग अभी टर्म चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में चल रहा है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो ग्रीन वॉश कर देती है, यानी कि लोगों को बताती है कि हम पर्यावरण के प्रति अवेयर हैं, हमारे जो भी उत्पाद है वो पर्यावरण हितैषी है, और हम जो है वो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करते हैं, झूठा बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो अभी ये शर्म अल शेख में जो ये COP 27 हुआ था, तो इसमें जो ये एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को जो है रोका जाना चाहिए। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है इसके बारे में आपको जो है वो ये मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक गलत धारणा या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि किसी व्यवसायिक संगठन के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार अनुकूल या अधिक सकारात्मक या प्रभावयुक्त है। यानी वो बताता है कि हम बहुत पॉजिटिव है, हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, लेकिन रियल में होते नहीं है, झूठ बोलते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से जो वो टैक्स बचाने का काम करते हैं, या फिर जो है पर्यावरण के मामले में जो है एक पॉजिटिव जो है वो सहयोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रियल में जो है उनकी नकारात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ये प्रक्रिया रोके जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटे से जो एक वीडियो के द्वारा बताया कि आप करंट अफेयर का कैसे उपयोग ले सकते हो। तो इस प्रकार की जो PDF आपको रोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस चैनल का आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और हमारे YouTube चैनल को भी जो है सब्सक्राइब और शेयर करो। इससे हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, अच्छे वीडियो हम बनाएंगे जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। थैंक यू।